एक देव एक देश एक आशा, एक देव एक देश एक आशा, एक जाति एक जान एक भाषा, एक जाति एक जान एक भाषा, एक देव एक देश एक आशा, एक जाति एक जान एक भाषा। स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृत्तद्वारमिवोपजायते। स्वजनों के सामने आते ही मन की तलहटी में बंद करके रखा हुआ दुख भी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। कई दिनों से पूरे देश भर से मेरे देश बंधुओं ने मैंने कारावास में सहन की हुई पीड़ा और यातनाओं की कहानियां सुनने की उत्सुकता व्यक्त की है, और मैं भी तो अपनों को अपना दुख बताते हुए उन साथ साथ बहने वाले आंसुओं का आनंद पाने के लिए तड़प रहा। पर फिर भी कितनी बार वो बातें होठों तक तो आती हैं, पर होठों से बाहर नहीं आ पाती। ऐसा नहीं है कि वो सभी बातें दुख की हैं, उनमें से कुछ बातें तो बड़ी अजीबोगरीब भी हैं। चलो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। कैद के आखिरी साल की एक बात है। एक सिपाही हमसे कह रहा था, बड़े बाबू अब तो 2 महीनों में स्वराज मिल ही जाएगा। मैंने पूछा कैसे? वो गांधी नाम के कोई योगी बाबा आए हैं, अंग्रेजों की एक नहीं चलती उनके सामने। गोली मारो तो गोली नहीं लगती, काल कोठरी में डाल दो तो जब मन करे वहां से गायब, सीधा जेल की दीवार के उस पार खड़े हो जाते हैं। अब ये थे हमारे लोग। ऐसे ही एक चीनी स्मगलर भी मिला था जब हमें भारत वापस ला रहे थे। वो 2-3 दिन में छूटने वाला था, इसलिए खुशी से नाच रहा था, गा रहा था। बातचीत में जब हमने उसे अपना नाम बताया तो उसका चेहरा बदल गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने हमसे पूछा, आपको गोली लगती है? मैंने कहा अर्थात लगनी ही चाहिए। हाँ। ये सुनकर वो बेचारा इतना उदास हो गया, इतना उदास हो गया कि जैसे उसे कोई सदमा सा लग गया हो। उसने महापुरुषों की जो भी बड़ी बड़ी कल्पनाएं मन में की थी वो सब इस 5 फीट 5 इंच को देखकर ढह गई। पर क्या करें, ऐसा सदमा हमारे कई देश बांधवों को लग चुका था। इतना बड़ा आदमी इतनी सी कोठी में कैसे? सजा की शुरुआत में जब हम भारत से उस नई जेल में पहुंचे तो जमादार एक हौद के पास रुक गया और बोला, ये लंगोटी लो और नहाओ। मैंने समर्थ रामदास को याद किया और कपड़े उतार के फटाफट लंगोट पहन लिया। पर बाकी के राज कैदी शर्म से चूर चूर हो रहे थे। तभी जमादार फिर गरज पड़ा, सिर्फ 3 थाली पानी लेना, जब मैं कहूं ले पानी तो लेना। मुझे तो त्र्यंबकेश्वर के संकल्प स्नान की याद आ गई। 3 लोटे पानी से संकल्प स्नान। सोचा कि 4-5 दिनों के बाद बदन को पानी तो लगेगा, 3 थाली ही सही। पर जैसे ही पानी की पहली थाली मैंने सर पर डाली, मुझे जैसे चक्कर सा आने लगा, आंखों में जबरदस्त जलन होने लगी, एकदम अंधेरा सा छा गया था। तब तक कुछ छींटे पानी के जबान तक पहुंचे और मैंने बड़ी मुश्किल से होश संभाल कर पूछा, जमादार जी ये पानी इतना खारा क्यों है? समुंदर का पानी खारा नहीं तो क्या मीठा होगा? नहाओ जल्दी। ऐसा लगा
इस पानी से नहाने की बजाय और एक दिन ना नहाता तो अच्छा था। पूरा बदन चिपचिपा सा हो गया था। पर अब तो रोज यही पानी मिलने वाला था ना। आदत तो डालनी पड़ेगी। वहां मैं किसी से ज्यादा बात न कर सकूं, इसलिए मुझे अलग गली में रखते थे। और कोई हिंदू सिपाही मुझ पर दया न दिखाए, इसलिए मुझ पर सिर्फ और सिर्फ बलूची पठान वार्डन ही पहरा करते थे। वहां पर इन पठान वार्डनों की बड़ी दहशत थी। ऐसे में एक दिन वहां से 2-3 गली नीचे वाली गली में नारियल लाए गए। हजारों नारियलों के ढेर कर कर वहां पर रख दिए गए। कैदियों की भी लंबी कतारें काम के लिए लग गई। नारियल छीलने वाली कतारें, फिर नारियल काटने वाली कतारें, फिर नारियल का खोपड़ा कुरेद कर गुर्दा निकालने वाली कतारें। अगर इनमें से किसी भी कैदी ने नारियल का एक भी टुकड़ा खाने की कोशिश की तो उसकी पीठ पर जोरदार डंडा पड़ता था। देखते देखते दोपहर हो गई। मुझ पर पहरा करने वाला वार्डन अब पहरा छोड़कर उस नारियल वाली गली में, नीचे वाली गली में चला गया। ये लोग अक्सर दही नारियल ढूंढते थे। दही नारियल वहां का सबसे अच्छा नारियल माना जाता था। यानी हजारों में एक ऐसा, एकदम मीठा। वार्डन साहब गरजते हुए, शान से रौब झाड़ते हुए चल रहे थे। ये नारियल इधर लाओ और काट के दो। ऐसा कहते हुए 2-3 पानी वाले नारियल एकदम गटागट पी गए। फिर अगली कतार की तरफ बढ़े। एक कैदी की तरफ देखकर गुर्राए, जल्दी हाथ चलाओ। तभी दूसरे को कसकर थप्पड़ लगा दिया। नारियल खाता है साला, खोल मुंह खोल। वो कैदी बेचारा बिना वजह ही थप्पड़ खा चुका था। अब जब वार्डन को लगा कि दहशत का सही सही माहौल बन चुका है, तब वो अपने असली काम में, यानी दही नारियल ढूंढने में लग गया। चलते चलते उसने देखा कि एक कैदी कुछ छुपा रहा है अपने हाथ से। वार्डन साहब झटके में वहां पहुंचे और देखा तो ये तो वही दही नारियल था। वो तुरंत चिल्लाए, लाओ लाओ वो नारियल इधर लाओ इधर। उनकी धमकी सुनते ही कोई भी कैदी तुरंत नारियल दे देता, पर ये कैदी, ये कोई नया था शायद। वो बस इतना ही बोला, इल्ले स्वामी स्वामी चेंगा इल्ले। बाद में पता चला कि वो कैदी मद्रास का एक नामचीन डाकू था और उसने भी 1.5 आने की तंबाकू देखकर वो दही नारियल दूसरे कैदी से खरीदा था। अब हिंदी तो उसे समझ में आती नहीं थी। वार्डन उसे गालियों पे गालियां दे रहा था, पर इसे तो जैसे मद्रासियों का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त था। हर गाली का बस एक ही जवाब, इल्ले स्वामी स्वामी चेंगा इल्ले स्वामी। वार्डन अब आग बबूला हो गया। काफिर साला, उसने मद्रासी की एक हाथ से चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ से डंडा उसकी पीठ पर जोरदार मार दिया कि मद्रासी की आधी चोटी उखड़कर वार्डन के हाथ में आ गई। फिर भी वार्डन उसे मारते जा रहा था। पर इसमें कोई नई बात तो नहीं थी ना। हर दिन कोई ना कोई कैदी वार्डन का शिकार बन ही जाता। पर तभी अचानक वो मद्रासी उफन कर खड़ा हो गया और वार्डन साहब की दाढ़ी पकड़कर उसे घुमा दिया। वार्डन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और वो मद्रासी उनकी छाती पर घुटना जमाकर बैठ गया और ताड़ 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 थप्पड़ बरसाने लगा। नी एन्नद चंगई अड़प्पा बाकी सब कैदी चुपचाप हंस रहे थे, कोई भी बीच में नहीं पड़ा। 2-3 मिनट तक मद्रासी उसे मार रहा था। अब
वार्डन की हालत भी खराब होने लगी। वो भी खुद को बचाने के लिए कहने लगा, माफ करो, बस माफ करो, बसुआ माफ करो भाई। हमें लगा कि अब मद्रासी उस वार्डन को छोड़ देगा। मद्रासी भी एक पल रुका और फिर और गुस्से से और जोर से वार्डन को घूंसे से मारने लगा। मैं ನೀನದ ಅಮ್ಮ ತಿಟ್ರಿಯಾ ಕೊಡಪ್ಪಯ್ಯ ನೀನದ ಅಮ್ಮ ತಿಟ್ರಿಯಾ। अब उसे हिंदी तो समझ में आती नहीं थी। जो वार्डन कहता कि माफ करो, उसे लगता कि वार्डन उसे और गालियां दे रहा है, और अब तो माँ यानी माँ बहन पर से गालियां दे रहा है। वार्डन जो कहता माफ करो बसुआ, माफ करो, तो मद्रासी कोड़ा पैया माँ। 10-12 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उस गली का पेटी अफसर नमाज पढ़ के वापस आया, तब कुछ कैदियों की मदद से उसने लड़ाई छुड़ाई। पर फिर भी ये मद्रासी शांत नहीं हो रहा था। वो और भी कुछ बड़बड़ा रहा था और फिर भी इशारे कर रहा था। जेलर इट्टे सोलिडवा ना इल्ले ना येड्चिरवा, हम तुम्हें येड्चिरवा। मतलब अगर जेलर को तुमने मेरा नाम बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये वार्डन साहब भी जेलर को क्या बताते, उल्टा जेलर ही उन्हें डांटता। तुम वो बड़े बॉम्ब गोले वाले का पहरा छोड़कर नीचे वाली गली में क्यों गया? वाई हमारे साथ वहां कई अलग अलग राज्यों के कैदी थे। भारत भर में जहां भी आंदोलन होता, वहां के कुछ आंदोलक इस जेल में पहुंचा दिए जाते। जैसे बंगाल में आंदोलन हुआ तो बंगाली आ गए, पंजाब में हुआ तो पंजाबी भी आ गए, गुजराती आए और मराठी तो थे ही। भारत में भले ही हम सबकी अलग अलग पहचान हो, कोई क्रांतिकारी था तो कोई सत्याग्रही, कोई संपादक था तो कोई पत्रकार, पर यहां हम सबका एक ही नाम था, बॉम्ब गोले वाले। हम में से कुछ तो 17-18 साल के और कुछ 20-22 साल के नौजवान थे, कुछ बड़े बूढ़े भी थे। जैसे उस वक्त के एमए पढ़े हुए आशुतोष लाहिरी, वो 17 साल का लड़का नानी गोपाल, और बंगाल के ज्योतिष चंद्र पाल, उल्लासकर दत्त, इंदु भूषण राय, नंद गोपाल, महाराष्ट्र के गणेश पंत और उनके भाई बाबाराव सावरकर, वामनराव जोशी, पंजाब के भान सिंह और राम रक्षा। इन सब ने पेन यानी कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं उठाया था, फिर भी यहां इन सब का एक ही नाम, बॉम्ब गोले वाले। जाओ वो 7 नंबर का बॉम्ब गोले वाला लेके आओ, सब बॉम्ब गोले वाले को अभी के अभी बंद करो। वो बॉम्ब गोले वाले को आज ठीक करो। बॉम्ब गोले वाले, हमने कई बार मांग की कि हमें बॉम्ब गोले वाले नहीं बल्कि राजकीय कैदी या राज कैदी कहा जाए, पर इसके लिए हमें कई संघर्ष करने पड़े। आखिरकार कई संघर्षों के बाद हम राजबंदी कहे जाने लगे। वैसे तो बाकी के कई कैदी हमें बाबू कहते थे, हम पढ़े लिखे थे इसलिए, खासकर मैं बैरिस्टर, इसलिए मुझे बड़े बाबू कहते थे। पर जेलर बारी साहब, उनको तो ये नाम सुनकर बड़ा गुस्सा आता था। वो गुस्से से कहते थे, यह कोई राज कैदी नहीं है,
सब मामूली कैदी है, कॉमन क्रिमिनल्स। जाओ, वो 7 नंबर का बड़ा बाबू को लेके आओ। नो 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 नो, वो 7 नंबर का बॉम्ब गोली वाले लेके आओ। शुरुआत में हमें छिलका कूटने का काम देते थे। छिलका कूटना मतलब नारियल के सूखे हुए छिलकों को हाथों से अलग अलग करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, फिर उन टुकड़ों को कूटो कूटो और फिर हाथों से साफ करो। इन कूटे हुए छिलकों में हमारे हाथों से बहने वाला खून कब मिल जाता था पता ही नहीं चलता था, पर फिर भी ठीक था, क्योंकि शाम को 1 पाउंड वजन भरना जरूरी था ना, तो थोड़ा छिलकों का थोड़ा खून का। यह काम भले मुश्किल था, पर तेल के कोलू से तो अच्छा ही था। कुछ दिनों बाद कलकत्ता से एक अंग्रेज अफसर आए निरीक्षण और जांच के लिए। उन्होंने देखा कि राजबंदी छिलके कूटने का काम कर रहे हैं, इनके तो हाथ भी खाली हैं। अरे रे रे रे, एक दूसरे से दूर दूर बैठे हैं। अरे ये कोई आम चोर डाकू लुटेरे नहीं है, ये तो राजबंदी है, राजबंदी। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इन पर इतनी इंसानियत क्यों? तोड़ दो इनके हौसले। बस तब से सब कुछ बदल गया। सब राजबंदियों को अलग अलग गली में अकेले अकेले बंद कर दिया गया। अगर एक दूसरे से बात करने की या एक अक्षर भी बोलने की कोशिश की तो भी हथकड़ियां और बेड़ियां ठोकने की सजा दी जाने लगी। नहाने के हौद पर भी दूर से ही किसी को इतना भी पूछा कि भाई ठीक हो ना, तो भी 7 दिन तक हथकड़ियां ठोककर खड़े रहने की सजा दी जाती थी। मेरे बड़े भाई भी उसी जेल में थे, पर सालों तक हम एक दूसरे को देख भी ना सके। 10-12 साल के बाद वो छूटे, लेकिन बेहोश थे, कोमा में थे, इसलिए छोड़ दिए गए। अब हमें छिलकों की बजाय बैलों के लायक यानी तेल का कोलू खींचने का काम दिया गया। इस भयानक जेल में भी तेल का कोलू खींचना यह सबसे मुश्किल काम माना जाता था। 2 महीने कोलू खींचना, फिर 1 महीना छिलका, फिर 2 महीने कोलू खींचो, फिर 1 महीना छिलका, नहीं, फिर 1 महीने जिंदा रहने की सजा, फिर 2 महीने कोलू, फिर 1 महीना जिंदा रहो। तगड़े से तगड़ा डाकू भी कोलू के 20 फेरों में ही फूट फूट कर रोने लगता था। और हम राजबंदियों से, जिन्होंने पेन से बड़ा कोई भी औजार या हथियार नहीं चलाया था, उनसे दिन भर कोलू खिंचवाते थे। फिर भी तेल कम निकला तो लात, घूंसे, डंडे और लाठियों से हमें कीड़ों की तरह मसल दिया जाता था, कीड़ों की तरह। 4-5 वार्डन मिलकर हम में से एक एक को ठीक करते थे। रात को कभी कभी खाना भी नहीं मिलता था। हर शाम को कोलू से निकलते हुए तेल डालकर रोते रोते टेढ़े मेढ़े चलते हुए मेरे साथी, मेरे सहतपी मुझे आज भी दिख रहे हैं। फिर भी अगर मन नहीं भरा ना तो बारी साहब कोलू की गली को बाहर से ताला मारकर रात भर कोलू खिंचवाते थे। खुद बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाते थे, सो जाते थे और बीच बीच में उठकर चिल्लाते थे, अभी तेल नहीं हुआ तो मारो साले को बेच से, कल मरना है तो आज मर। रात को जब किसी तरह अपनी कोठी तक पहुंचते थे तो ऐसा लगता था कि बस अब नहीं उठ पाऊंगा, आज रात मर ही जाऊंगा मैं। पर फिर अगली सुबह आंख खुलती थी, फिर जिंदा होते थे।
और फिर वही कोलू। इस शोषण से हमारे सहने की सारी सीमाएं, सारी हदें पार हो गई थी। अब राजबंदियों के हौसले भी टूटने लगे थे। उनमें भी दो गुट पड़ने लगे थे, एक झुकने वाला और दूसरा मरने वाला। तब हमने राजबंदियों को इकट्ठा किया और उस जेल की पहली हड़ताल का ऐलान किया। हम कोलू नहीं चलाएंगे। तब से हमने कई हड़तालें की, कई संघर्ष किए। बदले में हम पर कई अत्याचार भी किए जाने लगे, पर हमने हार नहीं मानी। जिन कोठियों में खतरनाक से खतरनाक कैदी को भी 3 साल से ज्यादा नहीं रखा जाता था, उन कोठियों में हमें 10 साल तक रखा गया। भयानक से भयानक कैदी भी जो काम 6 महीने से ज्यादा नहीं कर पाता था, वो काम हमने 8 साल तक किया। 8 साल तक हम संघर्ष करते रहे। हमने जैसे हड़तालें शुरू की, वैसे उन्होंने भी सामूहिक सजाएं शुरू कर दी। हर जगह हथकड़ियों में टंगे हुए राजबंदी दिखने लगे। खाना भी बंद कर दिया गया। तो हमने भी असहकार शुरू कर दिया। रोज रोज की मारपीट की खबरों से तंग आकर मैंने जेलर साहब को सीधे सीधे कह दिया, बारी साहब, अगर नियमों के अनुसार सजा दोगे तो सहन कर लेंगे, पर अगर नियमों के खिलाफ जाकर हमें मारपीट करोगे तो एक गुस्से से तमतमाते नौजवान घूंसे का जवाब घूंसे से देंगे। हम जानते हैं कि हमारी इस हालत में आप 3-4 लोग हमें आसानी से मसल दोगे, पर जान हथेली पर लिए हुए सांप की तरह हम आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं डसेंगे और उसके बाद ही मरेंगे। अब अगर आपके वार्डन, पेटी अफसर हमें गंदी गालियां देंगे तो याद रखिए कि हमारे पास भी गालियों के शास्त्र में पारंगत लोग हैं। हर एक गाली को उससे तीखा जवाब मिलेगा, ऐसा कि आप भी अपनी उंगलियां दांतों तले चबाने के लिए मजबूर हो जाओगे। गुंडागर्दी, मारपीट, खराब खाना, धर्मांतरण, बलात्कार, ऐसा कौन सा अत्याचार था जो वहां नहीं होता था? पर हमने हर अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया, हर अत्याचार का विरोध किया। धीरे धीरे हमारी हड़तालें और आंदोलनों का असर होने लगा। राजबंदियों पर होने वाले अत्याचार कुछ कम होने लगे, पर फिर कोई नया जेलर आ गया। उसने और एक अफसर ने मिलकर 2 गुजराती राजबंदियों को चुपचाप उठाकर कोलू में जोत दिया। जब कोलू में जोता जाता है तो 2 ही रास्ते होते हैं, या तो कोलू के साथ चलते रहो, घूमते रहो, या फिर बदन ढीला छोड़ दो। दूसरे राजबंदी ने विरोध प्रदर्शन के लिए यह रास्ता अपनाया। उसने बदन ढीला छोड़ दिया, पर अब वो कोलू के साथ घसीटा जाने लगा। हाथ, पैर, घुटने सब छील गए, मुंह भी टूट गया। तब तक इधर ये खबर बाकी कैदियों तक पहुंची तो सारे के सारे राजबंदी हाथों में थालियां लेकर कोलू की गली के आने जाने के सारे रास्ते बंद कर कर खड़े हो गए। जेलर होशियार था। वो बाहर आकर कहने लगा, हमने किसी गुजराती को कोलू में नहीं लगाया। तब एक पंजाबी कैदी चिढ़ गया, और तो क्या हमारा गुजराती भाई झूठ बोल रहा है? ये देखा है, इसी लोहे के थाली पाट से तेरा सर फोड़ दूंगा। हम राजबंदियों पर अत्याचार करने से पहले 4 बार सोच लेना। उसने जैसे लोहे का थाला नहीं बल्कि भीम की गदा ही तान दी हो। जेलर ने चुपचाप दोनों राजकैदियों को उठवाकर उनकी कोठियों में पहुंचा दिया। 8 साल लगे इन ठीक करो कहने वालों को ठीक करने के लिए। अब तो कुछ अत्याचारी भी हमारे हितचिंतक बनने लगे थे। उन वार्डनों के जात भाई अब हमारे देश बांधव बनने लगे थे।
उसी दौरान लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु की खबर मिली। पर उस दिन हमारे साथ केवल राजबंदियों ने नहीं, बल्कि अन्य हजारों कैदियों ने भी खाना खाने से इनकार कर दिया। लोकमान्य जी की याद में भारत से दूर इस कारावास में भी सभी ने अनशन किया, उपवास किया। और वो जेलर और उनके अफसर, वो तो हमारा संगठन और हमारा संपर्क देखकर सिर्फ हाथ मलते रह गए। ये संपर्क, ये संगठन बन सका क्योंकि 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए और उनमें से एक था शिक्षा। हमारे कई राजबंदी देशभक्त तो थे ही, पर अशिक्षित भी थे। हम सब राजबंदी देशभक्त तो थे, पर हम में से कई लोग अनपढ़ थे। राष्ट्र कार्य के लिए इन सब का साक्षर होना जरूरी था। मैंने कई बार विनती की कि इसे कारागृह नहीं, इसे नालंदा विहार समझो। और इसी नालंदा विहार में रोल एक्शन, मैंने कई बार विनती की कि इसे कारागृह नहीं, नालंदा विहार समझो और इसी नालंदा विहार में ज्ञान और तपश्चर्या की साधना शुरू करो। मैंने और मेरे पढ़े लिखे साथियों ने इन गांव खेड़ों से आए हुए राजबंदियों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। उनकी मातृभाषा में और हिंदी में अ, आ, ई सिखाने लगे। गुजराती, मराठी, गुरुमुखी, हिंदी, ऐसी कई भाषाओं में ये पढ़ाई लिखाई होने लगी। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे उन सबको मनाने के लिए। किसी को तंबाकू का लालच देना पड़ता तो किसी को दूध का। हम में से कुछ राजबंदी बीमार थे, जैसे मुझे ब्रोंकाइटिस था और बाकी किसी को और कई बीमारियां, तो इन सब के लिए दूध मिलता था। पहले तो कुछ लोग ये दूध वार्डन को दे देते थे ताकि वो एक दिन कम अत्याचार करे, पर अब वो दूध हम कैदियों को देने लगे ताकि वो एक दिन पढ़ाई करे। पर एक पंजाबी बूढ़ा तो बड़ा ही नटखट था, 50 साल से ज्यादा की उम्र का था, पर एकदम बच्चे की तरह शरारती। अगर एक दिन तंबाकू ना दी तो पटिया छुपा देता था और कहता था, पटिया गुम हो गई बाबू। हमारे हिस्से का दूध भी पी जाता और फिर भी सिर्फ हमारी आहट सुनते ही रटने लगता था, आ ई, और हमारे जाते ही हमें ही चिढ़ाने के लिए गाना गाता था, बन गए बाबूजी जेंटलमैन, बन गए बाबूजी जेंटलमैन। वहां हो सके उतने लोगों को हमने हिंदी सिखाई। वैसे तो हिंदी का प्रचार हम उस जेल में जाने से पहले ही शुरू कर चुके थे, यानी जब हम इंग्लैंड में थे तब से हमारे राष्ट्रीय संकल्प में 4 सूत्र थे। हिंदुस्तान स्वतंत्र करेंगे, हिंदुस्तान एक राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुस्तान लोकसत्ताक बनाएंगे, हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि बनाएंगे। पर यह समझाना आसान नहीं था, क्योंकि दक्षिण के लोग उसे मुसलमानी भाषा मानते थे और उत्तर के लोग हिंदी को हल्के दर्जे की भाषा मानते थे। पूर्व में बंगाली साहित्य और पश्चिम में मराठी साहित्य, ये दोनों हिंदी से अधिक संपन्न थे। पर इन सभी लोगों को हमने बार बार समझाया, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, पर उन्हें हिंदी सिखाई। वैसे तो मेरी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कि इतिहास में सदियों से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन चुकी थी। हमने इसमें नया कुछ नहीं किया। भाषाओं के अलावा हम वहां पर पढ़े लिखे कैदियों को और भी विषय सिखाते थे, विशेषतः अर्थशास्त्र, क्योंकि जिसे राष्ट्र कार्य करना है उसे अर्थशास्त्र समझना जरूरी है। पर यह सब सिखाने के लिए वहां कागज तो मिलते न थे और मेरी तो बार बार तलाशी ली जाती थी। ऐसे में अगर एक हाथ कागज का टुकड़ा मिल भी गया तो उसका क्या करें। पर एक दिन ध्यान में आया कि ये हमारी कोठियों की दीवारें, इनकी तो साल में एक ही बार पोताई होती है, वो भी सफेद चूने से। अरे ये तो कितना बड़ा कागज है। फिर क्या था, वो दीवारें बन गई कागज और कील या कांटे बन गए कलम।
अर्थशास्त्र, इतिहास, मिल, स्पेंसर, हर तरह की टिप्पणियां हम दीवार पे लिखते जाते, कविताएं भी लिखते जाते। और महीने के आखिर में जब हमें दूसरी कोठी में भेजा जाता था, तब चतुराई से कोई ना कोई राजबंदी हमारी कोठी ले लेता था और महीने भर की सारी पढ़ाई मुखपाठ कर लेता। ऐसा सब 11 महीने चलता था और 12वां महीना यानी आखिरी महीना यानी वेद घोष का महीना बन जाता था। साल भर की हुई सारी पढ़ाई, सारी कविताएं रट रट कर याद कर लेने का महीना। फिर साल के आखिर में दीवारों पर नया चुना लगता था। पुरानी किताबें मिट जाती थी, पर अगली पढ़ाई के लिए फिर नई किताबें तैयार, फिर नए कागज तैयार। दस साल तक ये अत्याचार, संघर्ष और संगठन का सिलसिला चलता रहा। कई बार टूटे, रोए और फिर खड़े हुए, फिर लड़े। हौसले टूटे जरूर, पर हमारे नहीं, हम पर अत्याचार करने वालों के। कभी कभी लगता है कि ये सभी पीड़ाएं, यातनाएं क्या हमने बताने के लिए सहन की थी? तब तो वो सब एक अभिनय कहलाएगा। पर कभी कभी लगता है कि वो यातनाएं, पीड़ाएं सहते हुए हमारे जो साथी, जो सहतपी शहीद हुए, नहीं बलि चढ़ गए, जिन्हें अपने प्रियजनों को अपने सुख दुख बताने का संतोष भी नहीं मिल पाया, उनकी व्यथा मैं नहीं तो और कौन बताएगा? और क्यों न बताऊं, क्यों न लिखूं? हाँ, मानता हूं कि इससे पहले भी कई इंसानों पर इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतों के पहाड़ टूटे होंगे और आगे भी टूटेंगे। पर दुख के गले में चीख का ढोल प्रकृति ने ही बांध कर रखा है, ताकि वो ढोल बजा बजा कर दुख खुद ही अपना मनोरंजन कर ले। जैसे चील के झपटते ही उसकी चोंच में फंसा हुआ एक छोटा सा पंछी, मदद की कोई भी गुंजाइश ना होते हुए भी एक जो स्वाभाविक किलकारी मारता है, उस किलकारी से लेकर जब नेपोलियन की लाश सेंट हेलिना से पेरिस में लाई गई, उस दिन एक पूरा देश, एक पूरा राष्ट्र अपना झंडा झुकाकर सहस्त्र वाद्यों से, सहस्त्र शोक स्वरों से और सहस्त्र विरह गीतों से दुख का जो आक्रंदन करने लगा उस राष्ट्रीय मातम तक। उस किलकारी से लेके उस राष्ट्रीय मातम तक समस्त विश्व में जितने भी प्राणी मात्राओं का आक्रोश है, वो सभी अपने दुख का प्रचार करने में डूब गया है। क्योंकि आक्रोश ये दुख का स्वभाव है। तो हम भी अपने दुख की उसास, निश्वास क्यों न छोड़ें? इस अनंत आकाश में हमारे आक्रोश को भी अवधि तो होगी ही। इसलिए मैं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। पर इस किताब का नाम क्या रखूं? हाँ, मेरी उम्र कैद। और लेखक यानी मैं, विनायक दामोदर सावरकर। तो चलिए साथ में शुरुआत करते हैं। एक देव एक देश एक आशा, एक देव एक देश एक आशा, एक जाति एक जान एक भाषा, एक जाति एक जान एक भाषा, एक देव एक देश एक आशा, एक जाति एक जान एक भाषा, एक भाषा।